अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर जलवा अफरोज़ थे और नए मालियाती बजट का जो है वो ऐलान कर रहे थे। 2023-24 का जो मालियाती बजट है उसका ऐलान कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कर दिया। जो तखमीने लगाए जा रहे थे, जो अंदाजे थे लोगों के कि भाई इस हद तक का बजट हो सकता है, तो बताया गया कि 14,400 खरब 60 अरब रुपए जो हैं वो इस दफ़ा आपका मजमूई बजट है। अब ज़ाहिर है मजमूई बजट, अब ये खरब अरब आपके और मेरी समझ में नहीं आते, लेकिन मेरे और आपके समझ में जो बातें चीदा चीदा आती हैं वो ये हैं कि जैसे मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ कि ज़रा इस्लाहात होनी है और उस पर हमें पैसा लगाना है। ये बात अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो पिछले 75 बरसों से हम सुन रहे हैं और हर हुकूमत ये दावा करती है कि ज़रा इस्लाहात होंगे, ज़राअत की मद में किसान को फ़ायदा देंगे, बीज होगा, खाद होगा एंड सो ऑन एंड ऑन, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। एक्सपोर्ट आपको अपनी बढ़ानी है, ये हर हुकूमत दावा करती है कि इस दफ़ा हमारे ये टारगेट्स हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि इस मुल्क में रॉ मटेरियल नामी चीज़, जो भी प्रोडक्ट बन रही है, जो भी जिस भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका रॉ मटेरियल भी आप अपने मुल्क में नहीं बनाते, वो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी है नहीं। दूसरी सूरत में जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपने जब अपना बजट बनाया, मैं हैरान होती हूँ। अब ज़ाहिर ठीक है हम तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमारे हालात बहुत कोई अच्छे नहीं है मईशत के। IMF से आपने कर्जा लेना है, IMF की शराइत आपने मनौन तस्लीम की है। वज़ीर आज़म ने कल काबीना इजलास के बाद जब कौम से खिताब किया, लोगों को बताया, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई हमने तो मनौन मान लिया है, लेकिन ये 9th जो शेड्यूल है IMF का वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जिसको 30 जून तक बहरहाल कंप्लीट होकर रिलीज हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर नए मसाइल पैदा होंगे। हैरत मुझे इस बात में थी कि इसी IMF को आपने अपने बजट के तमाम डिजिट्स टेबल किए। जब उन्होंने वो सारे टेबल के हुए डिजिट्स जो हैं वो पढ़ लिए, देख लिए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप यही बजट पेश कर दें। हैरान कुन बात है, मुल्क हमारा, बजट हमारा, पैसा हमने लगाना है, लेकिन क्योंकि हम कर्जे खाते हैं और कर्जे खाकर फिर उसी कर्जे को अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेते हैं, तो हमें फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। टैक्स की मद में इस्लाहात होनी चाहिए। आखिर हम टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? ये शायद बुनियादी और अहम तरीन सवाल है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज के प्रोग्राम के लिए मैंने ज़हमत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अली ए रहीम, टैक्स उमूर हैं और ज़ाहिर मुख्तलिफ किस्म का तज्जिया रखते हैं। अली साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और लास्ट हमारे साथ शो में ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। तो शब्बर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अली साहब आपकी इजाजत से जरा शब्बर साहब से गुफ्तगू का आगाज करें। बिल्कुल ओके शब्बर जैदी साहब, आपने ज़ाहिर कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को सुना भी होगा, देखा भी होगा। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का ज़ाहिर एक तो मसला, उसके साथ साथ अच्छा अभी शब्बर साहब मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो कनेक्ट होते हैं तो हम उनके पास बढ़ते हैं। लेकिन अली रहीम साहब, मैं सवाल ये करना चाहती थी शब्बर साहब से कि आप एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना बजट पेश किया है और आज के हालात में, जबकि आप भी एडमिट कर रहे हैं कि हुकूमत जो है फंसी हुई है बुरी तरह से। फर्स्टली आप पहले तो ये बताएं कि हाउ यू सी अबाउट दिस बजट, इज इट ओके विद यू और नॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली बात तो ये है कि देयर इज नो सब्सटेंशियल चेंज इन द बजट। इंडीड बजट का तखमीना जो लगाते हैं बैठ के, वो इस तरह लगाते हैं कि जी लास्ट ईयर का हमारे ये फिगर्स थे, ठीक हो गया, आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन बजट, तो मैं आपको बता रहा हूँ जी। उसके बाद ये हमारे परसेंटेज है जो इंक्रीज अगर हो जाए तो हमारे यहाँ पहुँचेगा। अखराजात हमारे ये हैं, अब इसका जो गैप है इसको कहाँ से लाएँ, इसको पूरा करें। अब उसके फिर तरीक़ेकार निकालते कि इसका 5% के बजाय इसको 7.5% कर दो, इसको 3% के बजाय 4 कर दो। तो इस तरह वो बैलेंस आउट करके और वो पहुंच जाते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। आज तक आप देखिए कभी भी ये नहीं हुआ कि हमारे आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम है। ये तो कभी हो भी नहीं सकता, होगा ही नहीं ना, बिकॉज आपके पहले आप अखराजात वर्कआउट करते हैं, उसके फिर आमदनी चेक करते हैं। अब आप अपना घर का मिसाल ले लीजिए, होता क्या है कि आपका घर चलाने के लिए आपको और आपके हस्बैंड को मिलके आपने पूल करना पड़ता है पैसा अपना, कि आप इतना पैसा है, एक पैकेज बनाया हुआ है। अगर उससे ज़्यादा आप खर्चा करें तो क्या करेंगे? आप लोन लेंगे या कोई कहीं और। बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान का यही हाल है। तो सर हमने अपने खर्चे बहुत बढ़ा दिए ना, ये सवाल तो आप मुझे ये बताएं, बिसाइड दैट कि ये बात सही, एक सवाल आपसे या नहीं, मैं कहती हूँ
4, 5, 17 ग्रेड तक जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ वो सबको बेहतर भी लग रहा है, लेकिन 17 ग्रेड से ऊपर जो इजाफा हुआ है, क्या हम इस वक्त ये डाइजेस्ट कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जरूरी था बहुत। जहां तक लो लेवल एम्प्लॉयज का ताल्लुक है, उनके तो बिल्कुल दे आर जस्टिफाइड, बिल्कुल जायज, क्योंकि महंगाई आपके यहाँ इतनी, इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ता जा रहा है 21 से भी, अब वो तो कह रहे हैं अगले साल होगा। पिछले साल जो है तकरीबन 40% के करीब पहुंचा। जी बिल्कुल, वो तो अभी है, वो नहीं क्लेम कर रहे हैं अगले साल में 21। ठीक है, इतना आपने उनका बढ़ा दिया। जहां तक टॉप लेवल्स का ताल्लुक है, इसको पूरा लॉट को नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये चाहिए था कि जी जो ग्रेड 18 का है उसको बढ़ाना चाहिए था, मिसाल के तौर पे 25%, जो ग्रेड 19 का है उसका 20%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू नो, थोड़ा सा उसको स्लैब कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, लेकिन स्लैब नहीं किया गया, उसको ओपनली 35 पे सबको कर दिया। 1 to 16 सीधा 35 कर दिया, और 70 to 22 सीधा 30% कर दिया। ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था ना, आप तो ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जीडीपी की जो हमने लास्ट, अब रवा साल ही समझ लें, जो हमने लगाया था अंदाजा के 0.23% रही हमारे पास जो इस दफा के नंबर्स हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारा हदफ जो है वो 5 है। ये 5 आज से नहीं है अली साहब, आप यकीन करें, मैं अपने पिछले साल का प्रोग्राम निकालती हूँ, उससे पिछले साल का, जितनी सालों से बजट की ट्रांसमिशन हम आपके साथ करते रहे, हर दफा हदफ आपका यही होता है, और आपके पास 0.29, ये तो पता नहीं, फिर भी मुझे ज्यादा ही लग रहा है। आपको लगता है इतना हदफ है? नहीं, इसमें देखिए, जहां तक इसके चूंकि नंबर्स होते हैं, कैलकुलेट किया जाता है, तो इट शुड बी ऑल राइट। 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई मीन 1-8 परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट अदरवाइज इट इज रिलेटिवली ऑल राइट। जहाँ तक देखिए आपका जो अनटैप्ड सेक्टर्स है ना, जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, और अभी शबर साहब भी आएंगे, उनसे भी पूछ लीजिएगा, जो हमारे अनटैप्ड सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं दे रहे। अब देखिए ना, इस वक्त हमारी आबादी, कुछ लोग कहते हैं 23 करोड़, कुछ कहते हैं 24 करोड़। कितने लोग फाइल करते हैं रिटर्न्स? टैक्स फाइलर्स कितने हैं? अगर मैं भी आपसे इस पे सवाल करती हूँ, जरा सा मुझे तवक्कुफ दीजिएगा। मैं जरा सा शामिल गुफ्तगू करती हूँ मोहम्मद तारिक यूसुफ, सदर KCCI। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। ये बताइएगा मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब के पहले तो ये बताइए कि जब वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया, तो वैसे थे सदर KCCI, आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतर बजट शायद इख्तियार में था ही नहीं हुकूमत के कि वो दे पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, कैन यू हियर मी? तारिक यूसुफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, सुन सकती है ना। बजट से पहले हमें बहुत एप्रीहेंशन थी, हम बहुत ऑनेस्टली आपसे बात करेंगे कि हमारा ख्याल ये था कि आई थिंक हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा कंटिन्यू करेंगे इस बात के साथ कि जो सिचुएशन इस वक्त बताई जा रही है बजट के हवाले से, उसमें जो मेरे तमाम शुरका हैं उनके पास जो नंबर्स हैं, अगर हम उनके करें हुकूमत के हालात पर, तो किस हद तक हम बेहतर राह की तरफ अब गामजन हुए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा बात कर रहे हैं हम बजट की। मेरे साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, सदर KCCI मौजूद है। मैंने सवाल उनसे ये किया था कि उनके नज़रिए में जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया है, क्या इतना ही बेहतर है जितना हम हालात के मुकाबले में देख सकते हैं? इससे ज़्यादा बेहतर बजट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। जी तारिक साहब फरमाइए। हम बजट से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैवी टैक्सेशन होगी, क्योंकि जिस किस्म के हालात उसमें प्रिवेल कर रहे हैं, वी वर रादर फेयरफुल ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कोई मेजर टैक्सेशन नहीं हुआ, और इंडस्ट्री को तो ये एश्योरेंस करा दी गई है कि आने वाले साल में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई फर्दर टैक्सेशन नहीं होगा। हम एक बात हम गवर्नमेंट से कहते रहे हैं, जो हम समझते हैं कि उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है, वो ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स सिस्टम, उसकी तरफ कोई इकदाम नहीं लिया गया है। ये 0.6% जो टर्नओवर टैक्स किया गया है, ये नेगेट करता है टैक्स सिस्टम को बढ़ाने को। अगर हर आदमी 0.6 जो कैश विड्रॉल पे टर्नओवर टैक्स चार्ज हो रहा है, ये नेगेट करता है टैक्सेशन सिस्टम के ब्रॉडन करने को। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही लगे रहेंगे तो कोई आदमी भी डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ तवज्जो नहीं देगा। इस अमर की जरूरत है कि टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाए इस मुल्क के अंदर, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाए जाए, और जो 10
60% लोग इस मुल्क की मेजर रेवेन्यू के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर ही सारा टैक्स पर टैक्स, सुपर टैक्स, बोनस वाउचर पर टैक्स, ये सारे टैक्स हैं उन्हीं लोगों पर हैं जो टैक्स सिस्टम में हैं। ठीक हो गया। और इस बजट में भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। जरूरत इस बात की है कि हर आदमी डायरेक्ट टैक्सेशन के सिस्टम में गवर्नमेंट एक्सचेकर के साथ कंट्रीब्यूट करे, वरना ये कल्चर जो है ये तो एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है। और इस मुल्क में वाइट पैसा जिसे कहते हैं ऑफिशियल मनी, उसकी कमी बढ़ती चली जाएगी अगर हम खाली टैक्स लगा के छोड़ देंगे और कैश इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। लेकिन अच्छा ज़ाहिर है आप सदर है केसी से आए के तारिक साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के हवाले से जो इनिशिएटिव्स आपको, ज़ाहिर मैं कुछ चीज़ें शायद दोहरा रही हूँ लफ्ज़ों में, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज और बाकी जो बिलखुसूस आप मुझे ये फरमाइएगा कि जो हमारा ताजिर है वो समझता है कि इस वक्त इस इकॉनमी में इतना बाउंस है कि अगर यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज या लगती भी हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको फैसिलिटेट करेगा। क्योंकि ये मैं सवाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ों पे हमारी पाबंदी है, उसके बावजूद हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? आपको लगता है कि बैलेंस हो सकेगा इस तरह से? आपने जो बात की है एसएमईज की, मैं उसमें आपको बताऊं कि आई हैव बीन एडवोकेटिंग द हाई प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग चार्ज एट दिस आवर। जनवरी में 22 रुपए का 1 किलोवाट आवर खरीदते थे और इस महीने हमने 42 रुपए का खरीदा है। इसने न सिर्फ ये एसएमईज का जीना महाल कर दिया है, कमर्शियल एक्टिविटीज को भी नेगेट किया है और लार्जर इंडस्ट्री जो है वो भी मुतासिर है। इस पावर की प्राइस ने हमारी एक्सपोर्ट्स को भी हैम्पर किया है, क्योंकि बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में जो कन्वर्जन कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स है, वो हमसे बहुत कम है। आखिर हम कब तक करते रहेंगे? बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए यही मैं सवाल करना चाह रही थी तारिक यूसुफ साहब, आप साथ ही रहिएगा। ज़रा अली रहीम साहब से एक बुनियादी सवाल है जो कि शायद सबके जहनों में हो। अली साहब, आप खुद माहिर टैक्स उमूर हैं, मुझे ये बताएं, अभी आप बात कर रहे थे ना कि लगभग 23 करोड़ 24 करोड़ रुपए, जो 24 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, इस आबादी का कितना बड़ा रेशो वो टैक्स पेयर है? पहले मुझे एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हर गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर आदमी दे रहा है और एक ही लेवल पे दे रहा है। ठीक हो गया। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस दे के और जो फाइल करता है उसको फाइलर कहा जाता है। ठीक हो गया। फाइलर जो है तकरीबन 40 लाख से भी कम है, तो दैट इज अबाउट 2% ऑफ योर पॉपुलेशन। अगर 2% पॉपुलेशन का डायरेक्ट टैक्सेस देगा तो फिर गवर्नमेंट, मुल्क तो नहीं चलेगा फिर। नो, तो गवर्नमेंट के पास इन्हिसार क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही होगा। आप देखिए जितने भी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं लॉ में, इवन इनकम टैक्स लॉ में, वो एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द गार्ब ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ला रहे हैं। और मैं आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। देखिए होना ये चाहिए कि आपका जो डायरेक्ट टैक्सेस है that should be 66%, indirect should be 33%। बिल्कुल ठीक है। या और बल्कि कम हो तो और बेहतर है। यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ 66%, 2/3 जो है इज इनडायरेक्ट और बाकी 33% इज डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, ये मैकेनिज्म जो नॉन फाइलर का है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, फाइलर नॉन फाइलर, ये इसमें भी थोड़ा मुझे बताएंगे, नॉन फाइलर क्या होता है? नॉन फाइलर वो होता है जो कोई फाइल दाखिल नहीं कर रहा है। अच्छा, और वो कौन होगा? और उनका जो अभी जैसे तारिक साहब अभी कह रहे थे कि वो 6.6% डिडक्शन पहले भी हुआ है पिछले आई थिंक 2015 से या 14 से ये शुरू हुआ था कि वो एक्स्ट्रा टैक्स काटेंगे। पहले सबके ऊपर था, फिर नॉन फाइलर्स के ऊपर सिर्फ हुआ। उसके बावजूद इनके पास थद्दा ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन कौन से लोग हैं जो नॉन फाइलर थे जिन्होंने वो 0.6% दिया हुआ है या 0.3% दिया हुआ है, जो भी रेट था उस जमाने में, तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? अगर वो मतलब वो टैक्स के नेट में ऑलरेडी है, बिकॉज उनके CNIC पे उनका टैक्स कटा हुआ है और गवर्नमेंट पैसा खा के बैठी हुई है। तो व्हाई डोंट दे कैच देम? उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, इनके पास गाड़ियों का इन्फॉर्मेशन है, इनके पास घर का इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो आपका CNIC है ना, दैट इज योर मेन आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंट डिवोर्स नंबर। यानी वो नंबर और किसी का हो ही नहीं सकता। उसके बेसिस के ऊपर अगर वो अपना टैबुलेट करे तो दे विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस। अच्छा, इस बात को मैं चाह रही थी कि हमें शबर जैदी साहब भी जरा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो कल मैंने उनको मुख्तलिफ जगहों पर ये सवाल
करते और बात करते, अच्छा ओके, हम उनसे ये ज़रा सवाल करना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उस हालात में IMF के साथ जो डील है इससे पाकिस्तान किस हद तक रिलीव होगा, किस हद तक उसको जैसे कहते हैं ना कि आसानी होगी। लेकिन मैं तारिक साहब ये जानना चाहूँगी कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कल जब ये बजट सुना तो आपने कहा हमारे बहुत सारे नंबर्स को जो है वो हुकूमत ने कंसिडर ही नहीं किया। बिसाइड दैट कंसिडरेशन क्या हुआ या नहीं हुआ, आप समझते हैं कि इस वक्त जो GDP की ग्रोथ है उसको देखते हुए हमारे पास जो फैसले हुए हैं वो इसी तरह के हो सकते थे, इससे बेहतर शायद हो सकते हो, लेकिन इन हालात में शायद गुंजाइश मौजूद नहीं थी, इसलिए चेंबर को भी कहीं ना कहीं फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा अपने मामलात के अंदर। तारिक साहब। अच्छा ओके, तारिक साहब जो है वो हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन सवाल शायद यही है कि इस वक्त जो मामलात हैं इस पर क्या हर सेक्टर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अली साहब मुझे ये फरमाएं कि क्या ये बजट आ गया अब इसके बाद कोई एक और शॉर्ट टर्म कोई मिनी बजट? देखिए मुझे तो लगता है अभी भी वो इलेक्शन को मद्देनजर रख के उन्होंने बजट पेश किया है। अच्छा, इलेक्शन और अभी भी इन्होंने उसको रखा है। देखिए इतने प्रॉब्लम्स में इतनी सॉरी टू यूज द वर्ड अच्छी बजट आना बहुत मुश्किल था उस लिहाज से। देखिए नंबर्स आप ये कह रहे हैं कि सरफेस पे इलेक्शन को रखें और फिर इस बजट को रखें इसको, तो वो रिफ्लेक्शन तब आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अगर एक्चुअली अगर इलेक्शन ईयर नहीं होता तो दिस वुड हैव बीन अ रियली अ बैड बजट। आई कैन टेल यू वन थिंग, जो हिसाब से जो हालात हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि ज़रा इलेक्शन हो जाए तो दे विल हैव टू कम आउट विद 2 or 3 मिनी बजट्स। 2 and 3 मिनी बजट्स मजीद आएंगे just to cover the deficit जो एक्चुअली आएगा। हाँ, ये तो you see the industry is going down, the economy is going down। अच्छा, ये जो IMF के साथ जो हमारी शराइत हैं इसका 9th जो आपका वो है स्लैब वो आपको मिलना है, जाहिर है इसमें क्यों अभी तक वो रिलक्टेंट है? क्योंकि मैं शबर ज़ैदी साहब को सुन रही थी, वो कह रहे हैं उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया कोट एंड कोट, वो कह रहे हैं पिंग पोंग की बॉल बनाया हुआ उन्होंने, आपने उनको बनाया हुआ है क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपने क्या करना है कर्जे का। प्रॉब्लम यही है, you see we don't know where we are going। What is that? That means that अगर we need the money because हमें बैंकरप्ट नहीं होना, बस खत्म बात सुनिए, भिखारी को कोई पैसा नहीं देगा, लोन कोई नहीं देगा। ये बात ना करें। you must prove to them कि पैसे आपने वापस करने, उनको किस तरह वापस करेंगे। तो सर वो वजीर खजाना साहब कह रहे थे कल, आपने नहीं सुना उनको, आप वो कल ही कह रहे थे एक एक पाई वापस कर दिए, सारे पैसे वापस कर दिए, अब अगली किस्त देंगे तो फिर सारे पैसे फिर वापस कर देंगे। तो देखिए ना, आपने कर्जा लेके फिर कोई कर्जा वापस देंगे ना, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? आपने पैसे लेके वापस दिया ना, जेब से तो नहीं दे रहे। यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए लोन गिविंग एजेंसी जितने भी हैं दे वांट टू इंश्योर, आप बैंक से लोन लेने जाएं तो पहला सवाल वो करेगा कि हाउ यू पे अस, ठीक है ना, आपकी आमदनी क्या है, पीछे क्या है, वो सब देख के उसके बाद इन द सेम वे द सेम थिंग इज ओवर हियर। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो जो है ना वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। देखिए एक आपको छोटे 1-2 एग्जांपल्स आपको दे दूं। एग्रीकल्चर इट इज अबाउट 20-21% ऑफ योर GDP। उनका कंट्रीब्यूशन हालांकि इट्स प्रोविंशियल, इट्स अबाउट 1-1.5%। ठीक है, उसके बाद आप रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर को ले लीजिए, उनका 16-17% है GDP कंट्रीब्यूशन। उनका जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 4-5% है। उसके बाद आप आ जाए ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट भी 15-16% है, और उसका GDP कंट्रीब्यूशन, उसका GDP टैक्स कंट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 4% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका एक्चुअली अबाउट 20-21% है, उसका GDP आपको पता है टैक्स कितना है, 66%। So they are the ones who are actually जो large industries है, they are the ones who are actually। आपको चॉक डाउन करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, आपको चॉकिंग करनी पड़ेगी कि ये सर्कल्स ये हैं और ये वाले इस तरह के हैं। आपको बहुत लॉपसाइडेड है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी सवाल के साथ में फिर एक सवाल शायद और भी है अली साहब कि आपके यहाँ जो टैक्स, आपने कहा ना CNIC नंबर आपके पास मौजूद है, जो लोग आपके पहले टैक्स पेयर थे। अच्छा, अब ये जो टैक्स आयद करना है यानी डायरेक्ट टैक्स, इसकी कोई हमारे यहाँ म्याद है कि किस तरह से होगा? बहुत सिंपल है। अगर किसी का 0.6% जो अभी तारिक साहब बात कर रहे थे, 0.6% कटेगा फ्यूचर, पहले भी कट चुका है, उनके पास रिकॉर्ड है अवेलेबल, ठीक है, उसी रिकॉर्ड को उठाए और वो CNIC वालों को ट्रेस करके उनको नोटिस भेजा जाए कि जी आप नॉन फाइलर हैं, आप ये बताइए कि आपकी आमदनी कहाँ से जो आप ये पैसे निकाल रहे हैं।
जिसका समझिए साल का 15 लाख रुपया हो गया, टोटल का 20 लाख रुपया हो गया, तो कहाँ से आए उसके बाद पैसे? उसके बाद पैसे है तब सोर्स ऑफ इनकम पता चले। बस खत्म। ठीक है, इसी बात के साथ एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद ये जो वजीर खजाना ने सुना होगा कि आपने रुपए को खुला छोड़ा इसलिए डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और डॉलर हमारी रीच में नहीं है और हम इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जाहिर है जो आपका बैंक है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली बात सवाल ये किया जाता है कि बैंक जो है आपको आसान शराइत पर कर्जे भी नहीं दे रहे और बाकी सारी चीज़ों पर भी लोगों को दुश्वारी का सामना है, क्योंकि अब आपका डॉलर रेट आपके कंट्रोल में नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों में शायद मजीद भी ना रहे। इसके असरात क्या होंगे इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा अली रहीम माहिर टेक्स उमूर, वाया स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना है और जाहिर है अपना एक खास किस्म का तज्जिया भी रखते हैं। सलमान शाह साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। शाह साहब फरमाइएगा, मैं अभी अली रहीम साहब से गुफ्तगू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि इन हालात में शायद इससे अच्छा टैक्स अगर मैं भी वज़ीर ख़जाना होता तो नहीं बनाता। ये ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि ये कितना फ्रेंडली बजट आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इसके नंबर्स जो हैं वो सिर्फ गिमिक ही हैं? देखिए, बात यह है कि बड़ा एक किस्म का रोजी बजट है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बजट है। अच्छा। क्योंकि जो इससे पहले पाकिस्तान इकोनॉमिक्स आया था 2-3 दिन पहले, उसमें जो हमने इकोनॉमी की हालत की है उससे तो जाहिर है कि इम्प्लोड कर रही है, इम्प्लोजन है इकोनॉमी में। अच्छा। जिसका मतलब है कि वो सुकड़ती जा रही है और कलैप्स कर रही है इकोनॉमी। आपकी ग्रोथ खत्म हो चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपकी रिमिटेंसेस गिर रही हैं, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, आपकी हर चीज में गिरावट है, रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, किसी किस्म के एक्सपोर्ट टारगेट्स पूरे नहीं हुए। सो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक हो गया। जब इकोनॉमी इम्प्लोड कर रही होती है तो उस वक्त जो है आपने बेसिकली देखना है कि हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे करना है। क्या हम ये जो है रुपए की गिरावट को रोक सकेंगे, हमारे दूसरे जो खसारे हैं उनको पुर कर सकेंगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको बजट बनाने की जरूरत होती है। अब इस बजट में आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में सूबों के लिए भी जो डेवलपमेंट बजट की बातें हो रही हैं वो तकरीबन 1500 अरब की हैं, 1000 अरब फेडरल गवर्नमेंट, 1500 अरब सूबे। तो ये तो एक ऐसी अनहोनी किस्म की इकोनॉमी का बजट बना है, ये रियलिटी का ऊपर, ये रियलिटी पे बेस नहीं है। लेकिन तो इसमें अब जो मेन क्रिटिकल चीज थी वो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब का ये स्टेटमेंट थी कि ये बजट हम IMF के तकाजों के मुताबिक बना रहे हैं और हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। जी सर। तो मेरे तो बड़ी उम्मीद थी कि ये उस IMF की एंडोर्समेंट भी आ जाएगी और IMF का फिर ये जो अभी इसी महीने मीटिंग होनी है उसमें हमारी किस्तें भी आ जाएंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर स्टेबिलिटी की तरफ और फिर रिकवरी की तरफ जाएगी। लेकिन इस बजट को देखने के बाद मुझे लगता है कि IMF की इंडोर्समेंट नहीं आएगी। अच्छा। और ये बजट जो है ये अगले जो गवर्नमेंट को जो भी आएगी, केयर टेकर होंगे या यही गवर्नमेंट होगी, इनको ये बजट रिवाइज करना पड़ेगा। और एक ओके, ये तो बड़ी अलार्मिंग बात आपने कही है। लेकिन इसी पॉइंट के साथ जब आप IMF की किस्त की बात कर रहे हैं और जिसके आपने कहा एंडोर्समेंट प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मेरी बात हुई और उन्होंने वर्बल कहा था, लेकिन इस बजट के रिफ्लेक्शंस जो हैं वो उसके एंडोर्समेंट को शायद कंटिन्यूएशन ना दे सके इस सूरत हाल में, जबकि 30 जून को हमारे पास ये टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा IMF के साथ। इस वाला जो स्लैब हमें जो किस्त मिली थी उसके बाद उसको रिव्यू करना है, नेक्स्ट आपको लेने के लिए बात करनी है। तो विच मीन्स कि आपकी बात को अगर मैं समझूं तो फिर तो आप मतलब दिवालिया हो गए
डिफॉल्ट हो गया और वजीर खजाना साहब ये फरमा रहे हैं, इसाक डार साहब, कि हम कोई बांग्लादेश है, हम कोई श्रीलंका है। आप पाकिस्तान को क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इससे आसानी से डिफॉल्ट हो जाएगा? और हमारी कुछ चीजें हैं उसकी शराइत के मुताबिक IMF को हमसे डील करना चाहिए। शाह साहब देखिए, बात ये है कि हमारा डिफॉल्ट जो है ना उसकी बड़ी डेफिनेशंस होती हैं। सही हो गया। जो सॉवरेन डिफॉल्ट जो कैपिटल मार्केट्स का है वो 2024 में हमारा बॉन्ड एक होना है जिसने रिडीम हमें करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी 2024 में उसको पे करना है। अच्छा। लेकिन हमारे जो फॉरेन ये बॉन्ड्स हैं इनकी जो सूद वगैरह वो हम पे कर रहे हैं और वो होपफुली हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम वो पे करते चले जाएं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा रुपया जो है वो स्टेबल नहीं है, वो गिरता चला जा रहा है। ऐसा ही है। रुपया जब गिरता चला जा रहा है काबू में नहीं आएगी, आपकी बिजनेसेस जो हैं वो डिसरप्ट हो चुकी हैं क्योंकि आपने एक मसनूई तौर पे इंपोर्ट्स के ऊपर बंदिश लगाई हुई है, कंप्रेशन की हुई है, उसकी वजह से सप्लाई चेन्स टूट गई हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन गिर रही है और उसी की वजह से फिर आपकी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को कुछ इंपोर्ट्स चाहिए होती हैं तो एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही हैं। अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से आपकी रेमिटेंसेस भी नीचे आ रही हैं। सो हर तरफ से आप एक तरह के इकोनॉमी जो है वो गिरती चली जा रही है। इसको रोकना बहुत जरूरी था और ये बजट एक ऐसा बजट है जो कि ये काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बेतहाशा एक्सपेंडिचर है और हमारे पास पैसे नहीं है इन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। इसका मतलब है कि हम आप जब अपना मालियाती अगला साल शुरू करेंगे शाह साहब, आपकी कथर कलामी के साथ आप मनफी अशारियों से तो अपना नया मालियाती साल शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन मैं अली रहीम साहब, इसका बॉटम लाइन ये होगी कि अगली जो गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, अगर उनको IMF के पास यकीनन जाना पड़ेगा तो उस वक्त तक हालात और खराब हो चुके होंगे और अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम से भी ज्यादा फिर सख्त होगा। ओह माय गॉड, यानी शाह साहब कोई तो अच्छी बात करते हैं। वजीर खजाना को सुनकर तो मुझे लग रहा था सारा कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, हम भी खुश थे। वो कह रहे थे हमने हर चीज पर से टैक्स हटा दिया, आप ये भी मंगवा लें वो भी मंगा लें और स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं और आप तो मुझे डरा रहे हैं। लेकिन अली रहीम साहब से एक पॉइंट पर बात करके फिर मैं शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब अगर IMF की शराइत से लबरेज ये मईशत आपकी हो ही गई है तो आप अभी जो टैक्स के हवाले से मुझे भी अक्सर डराते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई होना चाहिए सारे लोगों को, नॉन फाइलर ना हो, टैक्स पेयर होना चाहिए। सर कोई क्यों टैक्स पे करेगा जब उसको पता है कि उसकी अशराफिया 2% लोग जो हैं वो टैक्स भी नहीं देते और टैक्स ना देने के बाद उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं और मईशत की तो ये तबाहाली है, तो कोई क्यों आपको टैक्स देगा? सर मुल्क को ट्रस्ट ही नहीं करता। ये मैं आज वही बात करूंगा जो मैं शाह साहब के सामने भी कर चुका हूँ। अच्छा, जी, घर चलाने के लिए पहले आपको पैसे चाहिए, उसके बाद घर चलेगा। तो अगर सब लोग टैक्स नहीं देंगे तो सर गवर्नमेंट को ट्रस्ट डेफिसिट भी तो देखें ना अली रहीम साहब, दैट्स नॉट द फेयर थिंग। मैं मानता हूं। आई मीन इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, जिस किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, कॉमन मैन्स को ही देख लें, दे आर नॉट रिलाई टू द गवर्नमेंट एट ऑल। बिल्कुल सही है। मैं नॉट इवन दिस, आई मीन किसी को भी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन और यू हैव टू सर्कमस्टांस इन विच पीपल start trusting you. अली रहीम साहब, इस पे मैं आपसे 2 घंटा बहस कर सकती हूँ, शायद इससे भी ज्यादा। क्या सर्कमस्टांसेस सर? 75 सालों से आपने अपनी एक्सपोर्ट, मुझे बताया ना पाकिस्तान दुनिया में क्या एक्सपोर्ट करता है और कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो सिर्फ पाकिस्तान में बनता है, दुनिया में कहीं नहीं बनता? वो मैं मानता हूँ आपकी बात, वो प्लानिंग का फुकरान है वहाँ। ओके, लेकिन अली रहीम साहब बाहर टैक्स हो रहा है तो ये कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए बाय हुक और बाय क्रोक। No, not by hook or by crook. It must be fair, it must be equitable, it must be acceptable to the public. अब आप किसी सेक्टर के ऊपर, जैसे अभी मैं आपको GDP का जो ब्रेकडाउन बता रहा था, which I have mentioned in the past also. And Shah Saab, I'm sure you're going to agree with me also on this कि हमारा बहुत lopsided है ये GDP to tax to GDP। बिल्कुल, उसके नंबर्स हैं ना सामने। उसको अगर रैशनलाइज किया जाए, उसको अगर बेहतर किया जाए तो we will be able to इंशाल्लाह achieve the सर इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह तक पहुंचकर मईशत का ये हाल हुआ है कि अभी भी IMF के दरवाजे पे हम खड़े हुए हैं। शाह साहब, अली रहीम साहब की इस बात से आप एग्री करते हैं कि GDP का जो हालात हमारे रहे हैं पिछले कई अदवार का 5-7 साल का भी अगर डाटा हम देखें और फिर आज जब हम खड़े हुए हैं हदफ में, फिर मुझे हैरानगी होती है जो 5% हदफ रख देते हैं ना, ये आज तक अचीवेबल
फेवरेबल नहीं रहा है। इसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या आपको लगता है, क्या इश्यूज हैं? देखिए, इस वक्त तो जो मेन इशू है वो तो इकॉनमी जो है बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल में है। जी सर। और ऐसे हालात में अगर आप टैक्स को कलेक्ट करने जाएंगे तो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो तो वैसे ही ख़त्म होने को जा रही हैं, उनकी शट डाउन होने के करीब जाएंगी और बैंक्रप्सी के लिए होंगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमें टैक्स की रिफॉर्म्स चाहिए, एक इक्विटेबल टैक्स सिस्टम चाहिए जो सब पे अप्लाई हो और उसके टैक्स रेट कम हो और एप्लीकेशन हर जगह हो और ऑटोमेटिक हो। ये नहीं है कि आप जो है सारा दिन यही सोचते रहे कि टैक्स जो है वो टैक्स अथॉरिटी से कैसे डील किया जाएगा, और इतना बड़ा जो निज़ाम है टैक्स एडवाइजर्स का, उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको पता चले एक नया वकील रखना पड़े, फिर वो वकील जो है वो जाता रहे और वो चेक करता रहे कि आपके टैक्स के मामला ठीक चल रहे हैं नहीं। वेल शाह साहब, वक्त खत्म हो गया, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने 2-3 बल्कि काफी जाहिर है हमारे पास जो टाइम था उसमें लिमिटेड टाइम में अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किया। अली रहीम साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप तो उम्मीद पे ही कायम रहे क्योंकि हालात मुझे नहीं लगते इस तरह से बेहतर होंगे, क्योंकि जो आशारिया है वो कोई फेवरेबल नहीं है। एग्री ऑन दैट? That I agree at the moment. Okay. मैंने आपको कहा था ना कि एक they will, शाह साहब ने भी कहा है, I am agree, मैंने पहले भी ये कहा है कि they will have to come out with small additional budgets okay from time to time. Let's see what will happen in the future. आज के प्रोग्राम से सनाज में को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।